यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आप जानते हैं कि इस चैनल पर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कराया जा रहा है। तो यदि आपको भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जो भी क्लास हो रहा है आप सभी क्लास ज्वाइन कीजिए। और 2024 की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास आज का होने वाला है, क्योंकि हम अभी के इस क्लास में मैथ यानी गणित के एक मॉडल पेपर देखेंगे और यह मॉडल पेपर मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के पैटर्न पर सेट किया गया है। और इस मॉडल पेपर में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं तो आपका मैथ का एग्जाम 50% क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और फिर से बोल दे रहा हूं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सबसे बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। मैथ है, मैथ का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। मैथ में कोई भी क्वेश्चन हर साल चेंज नहीं होता है, बस अंक चेंज किया जाता है, कॉन्सेप्ट यही रहता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, जो कि पहला नंबर चैप्टर रियल नंबर से यह प्रश्न पूछा गया है, जो कि हम पढ़ा दिए हैं पहले। तो कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं और जिसे लिख सकते हैं पी बटा क्यू के रूप में, वह एक परिमेय संख्या है। तो रूट 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या रूट में लगा है तो सीधे वर्गमूल निकालिएगा। अगर पूर्ण रूप से निकल जाता है तो वह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है, पॉइंट में आता है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। अब रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है, यह भी रूट से बाहर हो जाएगा। अब 2 और प्लस में रूट 2 है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और केवल 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पूर्ण रूप से आना चाहिए। तो आप जानते हैं पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रूट 9 का भी वर्गमूल 3 होता है। तो यह भी परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है और यह भी परिमेय संख्या है, लेकिन सी ऑप्शन में दिया है 2 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या पूछा है तो रूट 2 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। और रूट 5 का भी वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 का भी वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन रूट 16 का वर्गमूल 4 निकलेगा पूर्ण रूप से, तो यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्लास में 15 चैप्टर आप लोग का क्लास 10th में है और 15 चैप्टर का क्वेश्चन सेट किया गया है इस क्लास में। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पूछा गया है कि 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 घातांक हैं। 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक बताना है। तो सबसे पहले हम लोग 50 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब सीधे 5 से कटेगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 5 का घातांक पूछा गया है। तो 5 कितना है, तो 1 2 2 5 है, तो इसका घातांक 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। यह भी क्वेश्चन रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या से लिया गया है, जो कि हम पहले पढ़ा दिए हैं और उसका टेस्ट भी ले चुके हैं। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम परिमेय संख्या अनंत होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पूछा गया है यहाँ पर कि 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगा। 19 और 25 का समांतर माध्य पूछा गया है। तो मान लेते हैं यह ए है और ये बी है, यानी a प्लस बी बटा 2 एक फार्मूला होता है समांतर माध्य का। तो a के जगह पर 19 है और प्लस में यहाँ पर b के जगह पर 25 है और बटा यहाँ पर 2 हो जाएगा। 19 और 25 44 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, कटाएंगे तो यहाँ पर 22 दूना 44 हो जाएगा, यानी 22 इसका
समांतर माध्य आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैथ है, मैथ का कंसेप्ट ही सबसे जरूरी होता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो अगर कोई भी संख्या में माइनस लगा है तो वह बहुपद में भी नहीं होगा और उसकी प्रायिकता भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए -7 है, यह बहुपद नहीं होगा। अगर रूट एक्स भी रहता है तो यह भी बहुपद में नहीं होता है। अगर यहाँ पर पावर मान लेते हैं y और माइनस पावर 2 है, तभी ये बहुपद में नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो भी संख्या आएगा वह बहुपद में नहीं होगा। अगर माइनस लगा है तो वह बहुपद में भी नहीं होगा। रूट एक्स है वह भी बहुपद में भी नहीं होगा। अगर पावर माइनस है वह भी बहुपद में नहीं होगा। तो नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर, बहुपद दिया है x² + 5x + 8 का मूलों का योगफल क्या होगा। जो कि दूसरा नंबर चैप्टर से यह क्वेश्चन पूछा गया है, बहुपद से यह क्वेश्चन पूछा गया है। यानी यहाँ पर पूछा गया है मूलों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -b/a होता है, जो कि हम पिछले क्लास में पढ़ा भी दिए हैं। -b की जगह पर यहाँ पर +5 है, तो प्लस और माइनस या माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, तो -5 हो जाएगा। और एक की जगह पर x² है, कुछ भी नहीं है, यानी 1 लिखेंगे। तो -5/1 का मतलब -5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल 2 तथा गुणनफल 15 है, तो बहुपद क्या होगा। बहुपद बताना है कि बहुपद क्या होगा। तो बहुपद का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बहुपद का फार्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू होता है x, और प्लस में होता है यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर इंटू होता है, यानी गुना होता है। तो x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x + अल्फा इंटू बीटा, ये बहुपद का फार्मूला होता है, याद रखिएगा। x² है तो x² रखेंगे और माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 2 दिया है। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल होता है, तो योगफल 2 दिया है तो 2 हो जाएगा। और 2 में जब हम x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो 2x हो गया। प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा के जगह पर यहाँ पर गुणनफल 15 दिया है, तो 15 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर आया x² - 2x + 15, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर, बहुपद दिया है y² - 6y + 8 का घात क्या होगा। पावर बताना है कि इसका पावर क्या होगा। तो इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पर देखिए y² है, -6y है, और यहाँ पर प्लस में 8 है। तो यहाँ पर देखिए कितना घात है, देख सकते हो 2 घात है, इसका पावर 2 है, तो घात 2 होगा। ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर, बहुपद x² - 4x + 8 का मूलों का गुणनफल क्या होगा। x² - 4x + 8 का मूलों का गुणनफल बताना है, जो कि योगफल हम पीछे देखे हैं और यहाँ पर गुणनफल अभी पूछा है। तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा पूछा है, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल होता है, तो इसका फॉर्मूला c/a होता है। तो c के जगह पर 8 है, प्लस का 8 तो 8 हो जाएगा। a के जगह पर x² है, कुछ भी नहीं है, यानी 1 लिखेंगे। तो 8/1 का मतलब 8 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण युग्म, यहाँ पर 2 समीकरण दिया है, x + 2y = 3 और 3x + ky = 1 का एक हल है। यहाँ पर 2 समीकरण दिया है, k का मान ज्ञात करना है जिसका एक हल है। तो सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए। एक हल होने की स्थिति में कौन सा फार्मूला लगता है, तो a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। ये फार्मूला लगता है जब एक हल होता है। तो देखिए यहाँ पर एक हल पूछा है, तो a1 के जगह पर x है, यानी 1 लिखेंगे। a2 के जगह पर यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे, बराबर नहीं होगा। b1 के जगह पर 2 है तो 2 हो जाएगा, और b2 के जगह पर यहाँ पर k है तो k हो जाएगा। देखिए ये होता है a1, ये होता है b1, और ये होता है c1, ये होता है a2 b2 c2, याद रखिएगा। अब इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए। जब k में हम 1 से गुना करेंगे तो k हो जाएगा, और यहाँ पर 2 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर बराबर सबसे पहले नहीं होगा यहाँ पर, और जब गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा।
तो k बराबर नहीं होगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर, बिंदु दिया है -8,9 का भुज क्या होगा। भुज बताना है कि इसका भुज क्या होगा। तो जो x होता है वह भुज होता है और जो y होता है वह कोटि होता है। तो भुज पूछा है तो -8 हो जाएगा, अगर कोटि पूछेगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। यानी पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। तो भुज पूछा है तो -8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 13 नंबर, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3 होती है। रैखिक बहुपद पूछा है तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एंड 4x + 6y = 10 संगत होगा या असंगत। संगत होगा या असंगत यही बताना है। तो a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर 4 है, बराबर b1 के जगह पर 3 है, b2 के जगह पर 6 है, बराबर c1 के जगह पर 5 है और c2 के जगह पर यहाँ पर 10 है। कटाइएगा तो 1/2 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 3 दूना 6, 1/2 हो जाएगा, बराबर में 5 दूना 10, 1/2 हो जाएगा। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी जब तीनों बराबर है तो इसका हल पूछेगा तो इसका अनगिनत हल होता है, यानी अनंत हल होता है। और ये संगत होगा या असंगत, तो यह होगा संगत, क्योंकि इसका अद्वितीय हल होगा। जिसका हल होता है वह संगत होता है और जिसका हल नहीं होता है वह असंगत होता है। अगर इसका एक हल भी आता है तो अभी संगत होगा, अगर अनगिनत हल आता है तभी संगत होगा, लेकिन जब कोई भी हल नहीं आता है तो वह असंगत होगा। तो यह संगत होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 15 नंबर, समीकरण दिया है x² + 2x + 5 = 0 का मूल क्या होगा। तो मूल सबसे पहले निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, b² - 4ac, b² - 4ac, b के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुना a के जगह पर 1 और c के जगह पर 5 है तो 5 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस यहाँ पर 5 का 20 हो जाएगा, 4 में से 20 घटाएंगे माइनस का यहाँ पर 16 आएगा। तो अगर -16 आता है या कोई भी माइनस में आता है तो वह वास्तविक नहीं होगा, यानी अवास्तविक होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा। अगर वास्तविक नहीं होगा, अगर यह ऑप्शन नहीं मिलता है, अगर ऑप्शन मिलता है अवास्तविक तो वह भी होता है, यानी वास्तविक नहीं होगा, वह अवास्तविक होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है वास्तविक नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 16 नंबर, प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले प्रथम 3 प्राकृत संख्या लिखेंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये सभी संख्या हम पढ़ा दिए हैं पिछले क्लास में। 1 2 3 यहाँ पर 3 प्राकृत संख्या हो जाएगा। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है। प्राकृत संख्या 3 हो जाएगा। माध्य पूछा है तो माध्य कैसे निकलता है, तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो सबसे पहले इसे जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा। संख्या कितना है, तो 3 संख्या है तो बाटा में 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी इसका माध्य 2 आया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन एपी में है। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, तो जिसका सारवंतर यानी डी बराबर होगा वहीं एपी में यानी समानांतर श्रेणी में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कैसे ऑप्शन नंबर डी होगा तो हम बता देते हैं। 8 में से 4 घटाइएगा 4 होगा, 12 में से 8 घटाइएगा 4 होगा, 16 में से 12 घटाइएगा 4 हो जाएगा। देखिए डी बराबर है, यानी इसका सारवंतर बराबर है 4 4 4, यानी समान आ रहा है, तो यह एपी में होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब इसको निकालेंगे समानांतर, इसका जब सारवंतर यानी डी निकालेंगे तो समान नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एपी दिया है यानी समानांतर श्रेणी 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट का 13वां पद क्या होगा। 13वां पद पूछा है। अगर कोई भी पद पूछता है तो सबसे पहले फार्मूला लिखिएगा, ए प्लस में यहाँ पर क्या लिखिएगा, 13वां पद पूछा है तो एक घटा कर लिखिएगा, 12d लिखिएगा, 12d। अगर मान लेते हैं 20वां पद पूछेगा तो ए प्लस 19d लिखिएगा,
एक घटा कर लिखिएगा। ए के जगह पर प्रथम पद 8 है, प्लस में यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर गुना। डी कैसे निकलता है, डी होता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकलता है, तो a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। दूसरा पद 12 है, पहला पद 8 है। 12 में से जब हम 8 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो 8 और प्लस में 12 चौका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 8 कितना हो जाएगा, तो 56। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर, मूल बिंदु के नियामक होता है। मूल बिंदु के नियामक क्या होता है, तो मूल बिंदु के नियामक 0,0 होता है। इसमें कोई भी सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। मूल बिंदु के नियामक पूछेगा तो 0,0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा, किसने कहा था, तो यह थेल्स जी ने कहा था कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदु यहाँ पर दिया है -6,4 का कोटि क्या होगा। कोटि पूछा है तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, तो कोटि पूछा है तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 22 नंबर कि बिंदु दिया है 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। मूल बिंदु से दूरी बताना है तो इसका फार्मूला होता है x² + y² रूट में, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 4 13। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, यहाँ पर सी नहीं बी में दिया है √13। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 23 नंबर, बिंदु ए में दिया है 4,5 तथा बी में दिया है 6,5 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु बताना है तो फार्मूला होता है यहाँ पर x1 प्लस x2 बट्टा 2 और कोमा होता है y1 प्लस y2 बटा 2, यानी x1 के जगह पर 4 है और प्लस में यहाँ पर x2 के जगह पर 6 है, बट्टा में 2 हो जाएगा, कोमा y1 के जगह पर 5 है और प्लस में y2 के जगह पर भी 5 है, बट्टा 2 हो जाएगा। 6 4 10, 10 बट्टा 2 और यहाँ पर 5 है 5 10, 10 बट्टा 2 हो जाएगा। कटाएंगे तो 5 दूना 10, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर भी 5 होगा, यानी 5,5 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 24 नंबर, किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। क्या कहलाता है, तो अगर y अक्ष पूछेगा तो x के नियामक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर x अक्ष से पूछेगा तो y नियामक कहलाएगा, यानी उल्टा कर देना है। x पूछेगा तो y और y पूछेगा तो x हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिंदु दिया है -3, -4 किस पाद में स्थित है। किस पाद में स्थित है, तो यह ग्राफ ध्यान से समझ लीजिए। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आसानी से बन जाएगा, देखते मात्र में आंसर मार दीजिएगा। पहला पाद में होता है प्लस, बस यह चिन्ह याद रखिएगा। दूसरा पाद में होता है -, तीसरा पाद में होता है -, और चौथा पाद में होता है +, तो हमें संख्या से मतलब नहीं है, हमें बस माइनस प्लस देखना है। तो देखिए बिंदु दिया है -3, -4, दोनों संख्या में माइनस लगा है, तो माइनस माइनस किस पाद में स्थित होता है, तो देखिए तृतीय पाद में है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बिंदु दिया है यहाँ पर बिंदु 9,3 एंड 15,11 का बीच का दूरी क्या होगा। बीच का दूरी बताना है तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है रूट में x2 माइनस x1 के स्क्वायर और प्लस में होता है y2 माइनस y1 के स्क्वायर। फार्मूला याद होना चाहिए। x2 के जगह पर 15 है, 15 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 के जगह पर 9 है, 9 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे और प्लस में यहाँ पर y2 के जगह पर 11 है, y1 के जगह पर 3 है, स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले इसे घटाइएगा तो 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर और
प्लस में यहाँ पर 11 में से 3 घटाइएगा तो 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और प्लस में 8 अठाई 64 हो जाएगा, तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। यहाँ पर 60 नहीं 64 हो जाएगा। अब 64 और 36 कितना होता है, तो रूट में हो जाएगा यहाँ पर 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो यहाँ पर 10 होता है। तो इसका दूरी कितना आया, तो 10 आया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 27 नंबर, 2 कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। 2 कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू बताना है, तो सिंपल है। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 2 गुना कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो केवल 2 होता है। 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि tan थीटा बराबर √3 है तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। cos थीटा का वैल्यू बताना है। यदि दिया है tan थीटा बराबर √3 तब cos थीटा का वैल्यू बताना है। तो tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, cos 60 डिग्री का वैल्यू बताना है, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान √3 आया और √3 का मान 60 डिग्री होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 29 नंबर, cos 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो दोनों को चेंज नहीं करेंगे, एक को चेंज करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा का जब पर 48 है और यहाँ पर माइनस साइन 42 है, तो साइन 42 हो जाएगा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा फार्मूला होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन हो जाएगा। 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 हो जाएगा और माइनस साइन 42 है, तो यहाँ पर माइनस साइन 42 हो जाएगा। साइन 42 में से साइन 42 घटाएंगे 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 30 नंबर कि 6 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए दोनों में 6 है, तो 6 को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए और यहाँ पर माइनस का बचेगा tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए बचेगा। यहाँ पर 6 को कॉमन कर लिया है तो 6 हो जाएगा और गुना सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का फार्मूला 1 होता है, तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 31 नंबर, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसक 2 होता है, याद रखिएगा, इसमें कोई भी सॉल्व करने का जरूरत नहीं होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसक 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर पूछा गया है, निम्न में से tan 60 डिग्री का वैल्यू कौन सा है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो √3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला के एक अलग से हम क्लास करा दिया है, वीडियो बना दिया है, जाकर देख लीजिएगा। फार्मूला याद नहीं है तो, और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद नंबर दे देंगे, ग्रुप में सभी का लिंक दिया जाता है और ये सभी का PDF ग्रुप में दिया जाता है, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, √2 cos a बराबर 1 हो तो a का वैल्यू क्या हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे cos a बराबर 1 बट्टा में √2 हो जाएगा। कितना डिग्री का मान होता है, 1/√2 cos में, तो cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 34 नंबर, 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। 1 + tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है और ये क्वेश्चन 6 से 7 बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। साइन 90 डिग्री माइनस ए का वैल्यू क्या होगा, और ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 36 नंबर, 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9
कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। दोनों में यहाँ पर 9 है तो 9 को कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और प्लस में बचेगा कॉस स्क्वायर ए। फार्मूला हो जाएगा तो 9 हो जाएगा गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 9 में 1 से गुना करेंगे 9 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 37 नंबर, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। याद रखिएगा, इसमें कोई भी सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त पर, यहाँ पर वृत्त हो गया, कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अनंत खींची जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 40 नंबर, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो रूट लगा दीजिएगा, अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो स्क्वायर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है तो रूट लगाएंगे। 4:1 है, रूट लगा दिए। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 41 नंबर, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई, पाई का मान क्या होता है, तो 22/7 होता है और गुना में 4 पाई आर स्क्वायर यानी 7 गुना 7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 4 गुना 22 और गुना में यहाँ पर 7 हो जाएगा। जब गुना करेंगे तो 6 से 16 आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 42 नंबर कि 42 नंबर क्वेश्चन है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती हैं। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती हैं, तो त्वरण कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, त्वरण कहलाती हैं संचयी बारंबारता वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 43 नंबर, एक गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी। सिंपल है, इसको अधिया कर दीजिएगा, 21 बट्टा यहाँ पर 2 हो जाएगा। जब कटाएंगे तो 10.5 आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो सबसे पहले प्रथम 5 प्राकृत संख्या लिखेंगे। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 प्राकृत संख्या हो जाएगा। माध्य कैसे निकलता है, तो सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो इसको जोड़िएगा, सबसे पहले 1 2 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 4 10 और 10 और 5 15 हो जाएगा। तो 15 हो जाएगा, बट्टा में 5 संख्या है तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 तिहाई 15, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर कि यहाँ पर 12,8,3 यहाँ पर कुछ संख्या दिया है जिसका बहुलक बताना है। और बहुलक कैसे निकलता है, बहुत ही सिंपल है। जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वहीं तो बहुलक होगा, यानी जो संख्या बार बार आता है वहीं बहुलक होगा। तो देखिए 3 यहाँ पर बार बार आ रहा है, 3 3 3 3, यानी इसका बहुलक 3 हो जाएगा। बार बार 3 रिपीट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 46 नंबर, यहाँ पर भी बहुलक पूछा है तो बहुलक देखिए 8 होगा शायद। 8 बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, 4 8 है, 7 1 2 3 नहीं 8 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनमें सबसे ज़्यादा बार 8 आया है तो 8 बहुलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। यानी कोई भी घटना घटने वाला होता है तो उसकी प्रायिकता 1 ही नहीं होगा। जैसे कि एक सिक्का उछाला जाता है तो या हेड आएगा या टेल आएगा, इसीलिए इसकी प्रायिकता, किसी की भी प्रायिकता मात्र 1 ही होती है। असंभव है 2 आना,
क्योंकि कोई भी प्रायिकता अगर कोई भी घटना घटने वाला है तो उसकी प्रायिकता 1 होगी, क्योंकि या तो हेड आएगा या टेल होगा, या कोई घटना घटने वाला है तो या घटेगा या नहीं घटेगा, यानी एक ही ना होगा कोई चीज़। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 48 नंबर कि आंकड़े दिया है, यहाँ पर देख सकते हो कितना बड़ा आंकड़ा यानी संख्या दिया है, जिसका परिसर बताना है कि परिसर क्या होगा। तो परिसर बहुत ही सिंपल है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाया जाता है तो परिसर निकलेगा। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या 92 है, तो यहाँ पर 92 लिखेंगे, माइनस यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है तो 12 है, तो 12 हो जाएगा। 92 में से 12 घटाएंगे 80 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब भी परिसर पूछेगा तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 49 नंबर, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, यानी जो घटना घटने वाला नहीं है उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो जो घटना घटने वाला नहीं है उसकी प्रायिकता 0 होगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई भी संख्या में माइनस लगा है उसकी प्रायिकता भी नहीं होगी और वह बहुपद में भी नहीं होगा। तो -7 की प्रायिकता नहीं होती है, 1 की प्रायिकता होती है, और 0.8 है यानी 1 से कम है इसकी भी प्रायिकता होगी, 0.9 है इसकी भी प्रायिकता होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की प्रायिकता नहीं होती है, -7 की प्रायिकता नहीं होती है। तो हमने यहाँ पर 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया है, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के पैटर्न पर पूरा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट किया गया था। आप बार बार इसे रिवीजन करते रहिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताना। हम फिर से क्लास लेकर आएंगे, ऐसा थोड़ी है कि यह क्लास लास्ट है, अभी तो बहुत समय है, मतलब कि बहुत क्लास अभी कराने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि यह क्लास कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।